नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ की जो वैकेंसी आई थी। इसका नोटिफिकेशन का जो अप्लाई करने का जो डेट था वो 4/1/23 से 25/1/23 तक का था। ठीक है, तो सीआरपीएफ की जो वैकेंसी थी मिनिस्ट्रियल स्टाफ के बारे में, तो वो क्या होता है मिनिस्ट्रियल स्टाफ, उसकी ड्यूटी क्या होती है, तो उसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर डिटेल में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने अप्लाई तो कर ही दिया होगा। तो काफी टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, तो मैं भी एक फोर्स का मेंबर हूँ, तो थोड़ा टाइम की पाबंदी की वजह से कुछ अपलोड नहीं कर पाया। मैं सिर्फ वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए ही बनाता हूँ। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की जो वैकेंसी आई थी एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल स्टाफ के बारे में। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्रियल स्टाफ जो होता है उसके अंदर आप देखेंगे कि जो उसकी जो ड्यूटी होती है वो एडम ड्यूटी होती है। ठीक है, फील्ड की ड्यूटी नहीं होती। मतलब बात करें कि जो लोग फील्ड में नहीं जाना चाहता, अगर साफ भाषा में बताऊं तो जो मतलब विदाउट वेपन ड्यूटी करना चाहता है, या कोई ऑफिस फौज के अंदर ही ड्यूटी करना चाहता है लेकिन विदाउट वेपन, जैसे क्लार्क की नौकरी होगी, बैंक की होगी, टीचर की होगी, तो ये मिनिस्ट्री स्टाफ भी उसी तरह से वर्क करता है। ठीक है, जो भी एडम वर्क होता है, जो कागजी कार्रवाई जो होती है वो मिनिस्ट्रियल स्टाफ करता है। तो मिनिस्ट्रियल स्टाफ सब कुछ आप सीआरपीएफ के मेंबर ही बनोगे, लेकिन उसकी जो ड्यूटी होती है वो जीडी के नहीं होती। जनरल ड्यूटी की रात को नाइट ड्यूटी आ गई, गार्ड ड्यूटी आ गई, वो सब उसकी ड्यूटी बिल्कुल भी नहीं आती। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको ऑफिस के टाइम से जाना है और ऑफिस के टाइम से आना है। और आपकी जो वर्दी जो रहती है वो सिर्फ फ्राइडे के दिन आपको कॉम्बैट पहन सकते हैं, वो कंपलसरी होती है फ्राइडे के दिन। बाकी दिन में आप जैसे कि बैंक स्टाफ सिविल ड्रेस में आता है, टीचर भी सिविल ड्रेस में होते हैं, वैसे ही आप भी सिविल ड्रेस में ही ड्यूटी कर सकते हैं। सिर्फ फ्राइडे के दिन ही आपको कॉम्बैट वर्दी पहननी पड़ती है। ठीक है, तो इसकी अगर बात करें हम, तो ये बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है मिनिस्ट्रियल स्टाफ की। तो इसमें अगर आपने अप्लाई किया है तो आप थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ऐसा स्टेनो के लिए किया है तब तो आपको थोड़ा बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, और इसमें जो क्राइटेरिया दिया गया है उसके हिसाब से आपका क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए भी उसके हिसाब से आपको थोड़ा बहुत टाइपिंग, उसकी एवरेज जो स्पीड होती है उसके हिसाब से टाइपिंग आना चाहिए। वो सब आपको आता है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने अप्लाई कर ही दिया होगा। तो अभी हम बात करेंगे इसके अंदर एएसआई स्टेनो की जो थी वो टोटल वैकेंसी 143 थी। ठीक है, और हेड कांस्टेबल की 1315 थी। ठीक है, तो ये टोटल वैकेंसी में अब देखा जाए तो एएसआई स्टेनो की थोड़ी हार्ड रहती है। अगर देखा जाए, अगर आप हेड कांस्टेबल की दी है तो वो काफी बढ़िया है। इसका अगर हम पे मैट्रिक्स की बात करें तो जो एएसआई का होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, 29,200 उसका बेसिक पे है, और मैक्सिमम कितना है 92,300। ठीक है, तो ये सिर्फ बेसिक पे है। इसके अलावा अलाउंस भी लगता है। अगर आप रिस्क वाले एरिया में है तो उसके हिसाब से आपको रिस्क अलाउंस भी मिलेगा। जैसे एसओजेड और छत्तीसगढ़ हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, तो वहां आपको रिस्क अलाउंस भी मिलेगा। सारे के सारे बेनिफिट्स फौज के हिसाब से ही मिलेंगे, लेकिन आपकी जो ड्यूटी होती है वो मिनिस्ट्री की होती है। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। फील्ड में या फिर ऑफ ड्यूटी में या फिर नाइट ड्यूटी, गार्ड ड्यूटी, कोई भी ड्यूटी करने की जरूरत नहीं है। आपकी सिर्फ एक ही ड्यूटी होती है, वो है एडम ड्यूटी। मतलब कि जो बैंक स्टाफ करता है, जैसे टीचर करता है, वैसे ही आपको बस मिनिस्ट्री का एडम वर्क ही करना है। तो ये वैकेंसी काफी बढ़िया है, और इसकी जो एज लिमिट भी थी उसके हिसाब से आपको पता ही होगा। ये सब मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको नोटिफिकेशन पता ही होगा। ठीक है, मैं सिर्फ ये इसमें क्या क्या था उसके बारे में ही इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में। तो एग्जामिनेशन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा? सबसे पहले आपका सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद पीएसटी टेस्ट होगा, उसके बाद डीवी, उसके बाद डीएमई, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो सीबीटी के अंदर आपने एसएससी की या और कोई भी दूसरी एग्जाम भी दी होगी तो आपको पता ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसमें लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, कंप्यूटर के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद स्किल टेस्ट में अगर आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी, पैराग्राफ राइटिंग, वो सब
मंगल फोन के अंदर क्या क्या करना है वो सब मतलब टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसके अंदर आपकी डॉक्यूमेंट सारे डॉक्यूमेंट चेकिंग होगा, ठीक है। उसके बाद आपका डीएमई होगा, मतलब फुल बॉडी चेकअप होगा, मेडिकल होगा, ठीक है। उसके बाद फाइनल मेरिट होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले जो आता है सीबीटी इज कंप्लीटेड बाय टेस्ट, जो कि 100 मार्क्स का होगा और 4 सेक्शन होंगे, हर एक सेक्शन का 25 मार्क्स होगा और 25 क्वेश्चन होगा। मतलब कुल मिला के 90 मिनट्स के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, मतलब कुल मिला के 1.5 घंटा हो गया, ठीक है। तो पहले सेक्शन के अंदर आप देखेंगे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन के हिसाब से होगा, मतलब कि हिंदी आप सिलेक्ट करते हैं तो हिंदी लैंग्वेज होगा, इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे सेक्शन के अंदर जनरल एप्टीट्यूड होगा, उसके बाद सी के अंदर जनरल इंटेलिजेंस होगा और डी के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। तो स्किल टेस्ट में कैसा होगा, टाइपिंग टेस्ट, जो कि हेड कांस्टेबल और एएसआई स्टेनो दोनों के हिसाब से टेस्ट होगा, ठीक है। अगर आपने एचसी मिनिस्ट्री के लिए अप्लाई किया तो उसके हिसाब से टेस्ट होगा, एएसआई स्टेनो के हिसाब से अप्लाई किया तो एएसआई स्टेनो के हिसाब से टेस्ट होगा, ठीक है। तो स्किल टेस्ट के अंदर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एएसआई स्टेनो के बारे में। तो उसके अंदर आपको 100 वर्ड्स पर मिनट करना है, ठीक है। 10 मिनट का टाइम मिलेगा और 50 मिनट्स इंग्लिश के लिए मिलेगा और 65 मिनट्स हिंदी के लिए मिलेगा, ठीक है। और स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर फॉर हेड कांस्टेबल, ठीक है। हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए इंग्लिश टाइपिंग की आपकी जो एवरेज स्पीड होगी वो 35 वर्ड पर मिनट होगी और हिंदी टाइपिंग के लिए 30 वर्ड पर मिनट होगी। अब अगर हम स्पीड की बात करेंगे, अगर हम एवरेज स्पीड देखा जाए तो करस्पॉन्डिंग अगर हिंदी की बात करें तो 10,500 की डिप्रेशन पर आवर होगा और इंग्लिश का देखा जाए तो 9,000 की डिप्रेशन पर आवर इन हिंदी होगा, ठीक है। और उसके बाद स्किल टेस्ट के बाद आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है, और डीवी। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में तो आपको पता ही होगा कि आपका हाइट, चेस्ट, जो क्राइटेरिया दिया गया उसके हिसाब से आपका चेकअप होगा, मतलब कैटेगरी के हिसाब से एससी एसटी जनरल कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी हाइट दी गई है और कितना वेट दिया गया है उसके हिसाब से आपका पीएचडी होगा, ठीक है। उसके बाद डीवी की अगर हम बात करें तो ये काफी मायने लगता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीबीटी क्वालिफाई कर लिए, स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लिए, पीएचडी क्वालिफाई कर लिए, उसके बाद डीवी होगा तो डीवी के अंदर आपको सब कुछ पहले से ही रेडी करके रखना है, ठीक है। अगर आप इतने सारे टेस्ट पास करने के बाद अगर डीवी तक पहुंचते हैं तो आप अपना सिलेक्शन पक्का समझ सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आपसे गलती ना हो उसके हिसाब से आपको पहले से ही रेडी करके रखना है, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है। तो डीवी के अंदर आपको सबसे पहले तो आधार कार्ड एक रख लेना है अपना पक्का वाला, उसका अगर ई आधार कार्ड है तो भी वो भी उसकी प्रिंट आउट भी रख लेना, ठीक है। ई आधार कार्ड आपको पता ही होगा डिजी लॉकर में से भी हो जाता है और आप ऑनलाइन जो यूआईडीआई की जो वेबसाइट आती है उसमें से भी हो जाता है। उसके बाद वोटर आईडी तो उसको वो आपके पास होगा ही, ठीक है। उसके बाद पान कार्ड, अगर नहीं है तो पान कार्ड बनवा लीजिए। पासपोर्ट वो तो सिर्फ ऑप्शन के लिए, ठीक है, मतलब आईडी प्रूफ में से कोई भी आप एक आईडी प्रूफ चलेगा। पासपोर्ट अगर नहीं है तो भी चलेगा, इतना कोई जरूरी नहीं है पासपोर्ट का, ठीक है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस भी अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। गवर्नमेंट स्कूल आईडी कार्ड ये भी एक तरह का आईडी है, ठीक है। एम्प्लॉयर आईडी वो तो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में अगर जॉब करते हैं तो ही होगा, वरना तो कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। और एनी अगर कोई भी अगर दूसरा भी कोई आईडी है, ये मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो ये सारे आईडी आप रख लेना, ठीक है। अगर जरूरत नहीं है फिर भी रख लेना, वो कोई ना कोई काम आ जाएगा। उसके बाद मैट्रिकुलेशन यानी कि मतलब 10th का सेकेंडरी का जो सर्टिफिकेट आता है वो आपके पास होगा, ठीक है। पक्का वाला पक्का भी रखना, उसकी 2-3 जेरोक्स भी रख लेना, ठीक है। उसके बाद 10+2 का सर्टिफिकेट, मतलब 12वीं आपने की है जैसे के बाद 12वीं का सर्टिफिकेट भी रख लेना, ठीक है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो आता है अलग से वो भी रख लेना, ठीक है। और अदर कोई क्वालिफिकेशन आपके पास है, ठीक है, तो वो भी आप रख ही लेना, ठीक है। तो ये हो गया डिग्री के बारे में। बाकी ये सब जो दिया गया एक्स सर्विसमैन के लिए वो सब आपको अगर है तो ही लागू पड़ेगा, वरना कोई जरूरत नहीं है इसमें। उसके बाद होता है डीएमई। तो आपको सबको एक डाउट रहता है डीएमई कैसे होता है। तो डीएमई जो होता है वो
पैरामिलिट्री हो या आर्मी हो या और कोई भी फोर्सेस हो, डिफेंस के अंदर मेडिकल का बहुत बड़ा मतलब अच्छी तरह से देखा जाता है, ठीक है। फुल बॉडी आपका चेकअप होता है ताकि आपका जो सिलेक्शन हो वो कोई अच्छा कैंडिडेट ही मिले, कोई खामी वाला तो नहीं है, किसी को मतलब बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसके हिसाब से आपका जो मेडिकल होता है वो फुल बॉडी चेकअप होता है, ठीक है। तो वो भी एक, आप अगर डीवी तक पहुंच गए हैं तो आपको अपना शरीर का भी ध्यान रखना है कि आपको कोई भांग टूट पैर में या और कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो डीवी के अंदर जो दिया गया है वो आप नोटिफिकेशन पूरा दिया गया है, ठीक है। तो ये सब हो गया डीएमई तक, ठीक है। तो हमने इस वीडियो के अंदर हमने बात की है सबसे पहले तो सीबीटी की, मिनिस्ट्री स्टाफ क्या होता है उसके बारे में, उसके बाद एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में, क्या कैसे स्कीम एग्जामिनेशन स्कीम है, तो उसके अंदर आपने सबसे पहले सीबीटी दिया, सीबीटी में अगर क्वालिफाई किया तो उसके बाद आपका स्किल टेस्ट आया, स्किल टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई होंगे तो उसके बाद आपका पीएचटी आया, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो उसमें भी अगर आप क्वालिफाई कर गए तो उसके बाद डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें भी आपका कोई डॉक्यूमेंट में कोई कुछ किसी भी तरह की खामी नहीं है तो उसके बाद आपका आता है डीएमई, ठीक है, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो उसके में भी अगर आप पास आउट हो गए तो उसके बाद तो फाइनल मेरिट ही होता है, ठीक है। तो उसके बाद आपको सिर्फ मेरिट का वेट करना है, तो बस सिंपल प्रोसेस है और ये सबसे बढ़िया वैकेंसी है, ठीक है। तो इसमें आपने अगर अप्लाई किया है तो अपनी चीज जान लगा देना, ठीक है। इस एग्जाम के लिए बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। थैंक यू।